शुरुआत करते हैं बड़ी खबर बताते चले आपको। लालजी टंडन की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। लालजी टंडन बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट लिखा है। बाबूजी के सभी कार्य अविस्मरणीय। सीएम योगी ने लिखा है, अंत्योदय के लिए बाबूजी के कार्य प्रेरणादायक है। तो ये पोस्ट शेयर करते हुए अमित शाह बताते चले आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट शेयर किया है। आज लालजी टंडन को याद किया जा रहा है, एक ऐसा नाम जिन्होंने राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी और कई राज्यों के राज्यपाल के तौर पर भी उनकी भूमिका रही और आज उनको याद किया जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ये ट्वीट करते हुए नमन करते हैं और ये इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से लालजी टंडन का कार्य रहा, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और राजनीति से इतर भी हम देखें तो किस तरीके से उनका प्रेरणादायक सफर रहा है, किस तरीके से उनकी जो पूरी राजनीतिक जीवनी को आप देखेंगे। इस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसमें वो लिखते हैं कि लालजी टंडन बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि। बाबूजी के सभी कार्य अविस्मरणीय। अंत्योदय के लिए बाबूजी के कार्य प्रेरणाप्रद रहे, यानी कि जिस तरीके से समाज का जो आखिरी व्यक्ति है जो उस पंक्ति में है, उसके उत्थान के लिए जिस तरीके से बाबूजी ने कदम उठाया वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। और इसी बीच आपको बताएंगे बड़ी खबर। आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है उत्तर प्रदेश का और तमिलनाडु का। सुबह 11:15 बजे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। मुरादाबाद के सेंट मैरी स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम को 5:30 बजे तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे। अमित शाह पेरियार बस स्टैंड से यहां पर रोड शो भी शुरू करते हुए आपको नजर आएंगे। आपको याद होगा बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर रहे थे और अब पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का इस समय सबसे ज्यादा फोकस है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी बैक टू बैक तमिलनाडु के दौरे कर रहे हैं, बिहार के दौरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र कल पहुंचे थे अमित शाह, अब आज पहुंचने वाले हैं तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा फोकस इन 3 राज्यों पर बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त है। आज पहुंचेंगे तमिलनाडु के मदुरई, वहां पर करेंगे रोड शो और उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का कार्यक्रम है। मुरादाबाद पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर पहुंचकर रैली करेंगे, सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी भी कमान संभाले हुए हैं और खुद चुनावी रण में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले। उत्तराखंड में कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। जो कार्यक्रम है उसके अनुसार सुबह 11:40 पर गढ़वाल के गौचर में वो जनसभा करने वाले हैं। 1:30 बजे अल्मोड़ा के लोहाघाट में उनका कार्यक्रम है। दोपहर के 3:15 पर काशीपुर में रैली को वो संबोधित करेंगे। कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में और सबसे बड़ी बात है कि पहले फेज में यानी कि 19 तारीख को ही यहाँ पर मतदान होने वाला है। इससे पहले आपने देखा कि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे ऋषिकेश में और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। गढ़वाल के गौचर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये कि 5 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल हो सके और यही वजह है कि लगातार जो दिग्गज हैं वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और रणनीति के तहत, क्योंकि देखिए आप जितनी भी जनसभाएं हैं, जब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे तो एक सीट पर ना केवल बल्कि आगे जो बाकी के जो लगते इलाके हैं वहां पर भी इसका फायदा पहुंचेगा। अल्मोड़ा की बात करें तो संसदीय सीट वहां पर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पर भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़वाल पूरे मंडल की हम बात करें तो वहां पर 3 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है। और देखिए इस बीच पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों की, जिसमें इजराइल से जुड़ी खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान सामने आया है। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, सीधा स्पष्ट नेतन्याहू के द्वारा कह दिया गया है। गाजा से बाहर भी युद्ध की तैयारियां कर रहा है इजराइल। देखिए इजराइल और गाजा के बीच में 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन युद्ध फिलहाल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सारे देशों ने यहाँ पर शांति वार्ता की पहल भी करते हुए देश नजर आए, लेकिन फिलहाल इजराइल के पीएम नेतन्याहू के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी उसे नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि रिटेलिएट जरूर करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि ये फिलहाल युद्ध अभी समाप्त नहीं होता हुआ नजर आ रहा है।
बढ़ते खबरों में आगे इमरान का एक स्टेटमेंट आपको बताते चले। इमरान ने कहा पाकिस्तान बंटवारे की तरफ बढ़ रहा, देश में 1971 जैसे हालात, मैं सेना से बातचीत को तैयार हूं। ईद पर बुशरा से भी मुलाकात करते वो नजर आए थे। तो इमरान खान का ये स्टेटमेंट पाकिस्तान बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है, ये उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। देश में 1971 जैसे हालात हैं, मैं सेना से बातचीत को तैयार हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ ईद पर बुशरा बीबी से भी उन्होंने मुलाकात की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको अब बताएंगे। यूएस की अपील, ईरान पर दबाव बनाए चीन। सऊदी और तुर्की यूरोपीय देश त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास करेंगे। 3 देश सैन्य अभ्यास ये करने वाले हैं और इसमें यूएस की अपील कर रहा है कि ईरान पर दबाव बनाया जाए। चलिए, तो यूएस की अपील, ईरान पर दबाव बनाए चीन। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर। वियतनामी प्रॉपर्टी टाइकून को सजाए मौत, 1 लाख करोड़ ठगने का आरोप लगा है। उस पर रिश्वतखोरी, फ्रॉड के आरोप है। 85 और लोगों को भी सजा हुई है। ट्रियोंग माय लेन की 2022 में गिरफ्तारी हुई थी और अब इस पूरे मामले में ये जो अपडेट है वो सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें सजाए मौत दी जा रही है। तो इस पूरे मामले में दरअसल जालसाजी का आरोप लगा। 2022 में उनको अरेस्ट किया गया था, दोष सिद्ध हुआ और उसके बाद अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि उन्हें सजाए मौत मिली। आपके पास कुछ अपडेट है? बिल्कुल पलक, आपके पास आऊंगी। अमर उजाला में भी क्योंकि इस खबर को लिखा गया है और दिखाया गया है। धोखाधड़ी के केस में रियल एस्टेट दिग्गज लैन को मृत्युदंड दिया गया है। वियतनाम में अब तक के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी का यह मामला है, जिसमें हो ची मिन शहर की एक अदालत ने रियल एस्टेट कारोबारी टुओंग माई लैन को मौत की सजा सुनाई। केंद्रीय बैंक के पूर्व अधिकारी 2 थी नन्हा को भी $52 लाख की रिश्वत लेने की उम्र कैद दी गई है। तो ये बड़ी सजा यहाँ पर सुनाई गई है। दरअसल साक्षी, इसमें वकीलों ने तर्क दिया है कि लैन ने किसी भी तरह की कोई ठगी नहीं की है, क्योंकि उसके पास एससीबी में कोई आधिकारिक पद नहीं था। इस पर जज ने कहा कि लैन असल में एससीबी की मालकिन थी। उन्होंने प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति तय की थी। ये सभी लोग लैन के मुताबिक काम करें, इसके लिए लैन ने इन सभी अधिकारियों को काफी पैसे दिए थे। तो 1 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला, महिला प्रॉपर्टी टाइकून को सजाए मौत इसमें सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन में अब सेना में भर्ती अनिवार्य हो गई है। संसद में भर्ती संबंधी कानून को मंजूरी दे दी गई है। 5 लाख नई भर्तियों की जरूरत है और पूर्व सेना कमांडर के अनुरोध पर तैयार ये कानून किया गया है। तो बड़ी बात यह कि यूक्रेन में और रशिया के बीच में जहां 2 साल से ज्यादा का समय निकल गया है और युद्ध लगातार जारी है, ऐसे में यूक्रेन में अब सेना में अनिवार्य भर्ती के लिए विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी गई। यूक्रेन की संसद ने सेना में अनिवार्य भर्ती को बढ़ावा देने और विभिन्न रैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है। कानून के प्रारंभिक मसौदे को रद्द करने के लिए हजारों संशोधन पेश किए गए, जिसके चलते इसमें महीनों का समय लगा और विलंब हुआ। बड़ी बात यह कि क्योंकि यूक्रेन में काफी संख्या में लोगों की मौत हुई युद्ध की वजह से, काफी ज्यादा मिलिट्री लॉस भी हुआ है और उसी मिलिट्री लॉस को फुलफिल करने के लिए, जगह भरने के लिए यहां पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार लगातार तेज है और 400 पार का नारा जो एनडीए ने इस बार दिया है, उसी लक्ष्य के साथ तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। पहाड़ से लेकर समंदर तक जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार प्रसार। अंडमान की पोर्ट ब्लेयर में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। बीजेपी की ओर से आइलैंड पर किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है। तो देखिए, पहाड़ से लेकर समंदर तक किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार बीजेपी का जारी है और जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया, 400 पार का नारा एनडीए लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और इसी बीच बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे, विकास की बात करते हुए नजर आ रहे, मोदी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ उसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे का रोड मैप क्या है उसे भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी प्रहार करते हुए नजर आ रहे। बीते दिन की तस्वीर जब अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की ओर से आइलैंड पर उन्होंने किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां भी गिनवाई। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता हुए हैं बीजेपी में शामिल। पूर्व कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पिछले महीने ही रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तो लगातार दल बदल की प्रक्रिया लगातार जारी है। पूर्व आपको बता दें, इसके पहले महीने में ही कांग्रेस इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी में शामिल होते हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व कांग्रेस नेता है रोहन गुप्ता, जो कि बीजेपी का दामन थामते हुए।
और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं रोहन गुप्ता। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बात दिल्ली की, राजकुमार आनंद बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी से राजकुमार आनंद ने बीते दिनों ही इस्तीफा दिया था। कई बाकी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अपने आप में ये जो है वो एक बड़ा अपडेट है। राजकुमार आनंद जो कि आम आदमी पार्टी सरकार में इकलौते दलित मंत्री थे जिन्होंने बीते रोज इस्तीफा दे दिया था, और ये उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जो पार्टी घिरी हुई है, मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। पहली मर्तबा ऐसा भी हुआ आम आदमी पार्टी के 10 सालों की सरकार में रहते हुए कि एक मंत्री जो कि अपने पद से तो इस्तीफा देता है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी की स्थायी सदस्यता से भी वो इस्तीफा दे देता है। इस दौरान उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने दलितों को लेकर के कहा कि दरअसल इस वर्ग को आम आदमी पार्टी नजरअंदाज करती है। और अब कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये जो बड़ा चेहरा कभी हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। और ये भी जानकारी है कि न केवल वो शामिल होंगे बल्कि आम आदमी पार्टी के कई और नेता हैं जो कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई और चुनाव से ठीक पहले जो आम आदमी पार्टी मजबूती का दावा कर रही है, उस आम आदमी पार्टी को एक और बड़े झटके के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। और कुल मिलाकर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती हुई भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, मेनका गांधी का कांग्रेस के ऊपर तंज सामने आया। देश दामादों से आगे बढ़ चुका है, मेनका गांधी ने बात कही। चुनाव के लिए राजनीतिक अनुभव की जरूरत है। मेनका ने आगे कहा कि राजनीति से ब्रेक ले राहुल गांधी, कांग्रेस तभी आगे बढ़ेगी जब उसके पास एक बड़ा नेता होगा। तो कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई मेनका गांधी नजर आई और बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए और राहुल गांधी को ब्रेक लेने की नसीहत देती हुई वो नजर आई। बढ़ते खबरों में आगे, और सीबीआई ने तेज की संदेशखाली केस की जांच। शिकायत के लिए ईमेल आईडी जारी कर दी गई है। तो देखिए सीबीआई अब इस पूरे मामले में बीते दिन भी अपडेट सामने आया था। संदेशखाली मामले को लेकर सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। सीबीआई ने संदेशखाली केस की अब जांच पड़ताल तेज कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ती हुई जा रही है और शिकायत के लिए एक ईमेल आईडी जारी कर दी गई है। तो संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह से बंगाल में गरमाया रहा था और इस पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही थी और इनफैक्ट अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जब बंगाल के अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, तो फिर से संदेश खाली के मुद्दे पर ममता दीदी को घेरते हुए नजर आते हैं। और इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट आपको देते चले। शिकायत के लिए एक ईमेल आईडी जारी कर दी गई और इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई एक्शन मोड में है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी बस हादसे की। दरअसल बीते दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल बस यहां पलट गई। हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा इसमें घायल हैं। और जानकारी इसमें यह लगी कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था। सबसे बड़ी बात, कल ईद थी, छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला हुआ था। बस में जानकारी मिल रही है कि कुल 30 के आसपास संख्या में जो बच्चे सवार थे। इस पूरे मामले में हालांकि जांच इसमें हो रही है। शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हॉलीडे था स्कूल लेकिन खुला हुआ था, चालक ने शराब पी हुई थी और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि ऐसे बंदे के हवाले 50 जिंदगियां कर दी गई। इसलिए ड्राइवर के साथ प्रिंसिपल, स्कूल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्योंकि देखिए 6 से 7 जिंदगी जो कि जा चुकी हैं, बच्चों की मौत हो चुकी है, उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो बस हादसा हुआ, बड़ी इसमें कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड इसमें हो गए हैं। हिरासत में स्कूल का प्रिंसिपल भी ले लिया गया है। आरटीए का सहायक सचिव भी इसमें सस्पेंड हुआ है। स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि पहली बात तो छुट्टी, ऊपर से स्कूल बुलाया गया था और जो ड्राइवर था उसने शराब पी हुई थी, उसके हवाले ऐसे जिंदगियां कैसे कर दी गई। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि अब जब यह हादसा हो गया तो अब इसके बाद प्राइवेट स्कूल की बसों की चेकिंग के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाएंगी। इसके लिए हम आदेश दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो जिंदगियां चली गई उनका जिम्मेदार आखिर कौन है। क्योंकि तस्वीरें भी जो सामने आई थी बड़ी परेशान करने वाली वो तस्वीरें थी, बच्चों के चेहरे पर खून लगा हुआ था। एक पहलू ये भी है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट जो था वो 2018 में एक्सपायर हो चुका था। आप सोचिए कि जो पेरेंट्स होंगे उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये सोच करके भेजा था अपने बच्चों को कि स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, खाना उनको खिलाएंगे। लेकिन अब आती है कि खबर के बच्चे नहीं रहे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में इसलिए यही वजह है कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि पूरे स्कूल प्रबंधन पर यहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है। जो होशियार सिंह बसों की देखरेख का काम करता था उस पर भी कार्रवाई हो रही है। दरअसल जो बस का चालक है शराब के नशे में था। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो एक्सपायर हो चुका था। पुलिस ने केस दर्ज करके बस चालक, स्कूल प्रिंसिपल
और स्कूल संचालक जो थे उन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस पूरे मामले में अब काम जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि अब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जो जिंदगियां चली गई, जिनके बच्चे चले गए, उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए आतंकी की पहचान कर ली गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में इस आतंकवादी को ढेर किया गया था। फिलहाल इसकी पहचान कर ली गई है। श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है आतंकी, और आतंकी का नाम दानिश बताया जा रहा है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था। उसके बाद आतंकवादी को ढूंढा जाता है, उसे ढेर किया जाता है और फिलहाल उसकी पहचान कर ली गई है। दानिश के तौर पर इस व्यक्ति की, इस आतंकवादी की पहचान की गई है। बिल्कुल, तो देखिए सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी किया, 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। और पुलवामा की अगर बात करें तो दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और मृत आतंकी की पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दानिश शेख निवासी श्रीनगर के रूप में हुई है। मारे गए आतंकवादी के पास से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा दी रेजिस्टेंट फ्रंट से संबंधित था। तो ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। शराब घोटाले मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने के कविता पर शिकंजा कसा है। ईडी की हिरासत में बीआरएस नेता के कविता को अब गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए लगातार के कविता की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उन पर शिकंजा ईडी की तरफ से कसा जा रहा है। तो यहाँ पर सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई के द्वारा और अधिकारियों ने यह जानकारी शेयर की है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता 15 अप्रैल को आबकारी नीति मामले से जुड़े शोधन मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार उन्हें किया गया था। तिहाड़ जेल में हैं और सीबीआई ने विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई जारी है। और अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुकेश अंबानी ने मुंबई में किए हैं गणपति बप्पा के दर्शन। बेटे आकाश अंबानी के साथ भगवान गणपति बप्पा के दर्शन करते हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें, अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी के साथ वो पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर, वहां पर दर्शन पूजन किए। ये भी आपको जानकारी दें कि उनकी पत्नी भी वहां, श्लोका अंबानी भी मौजूद रही। दरअसल 19 अप्रैल को बर्थडे आता है मुकेश अंबानी का और ऐसे में अपने जन्मदिन के पहले पहुंचे हैं बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने अपने 66वें जन्मदिन पर भी सिद्धि विनायक मंदिर जाकर, यानी कि 1 साल पहले भी उन्होंने दर्शन किए थे अपने जन्मदिन के पहले, और एक बार फिर पहुंचे हैं बप्पा के आशीर्वाद लेने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। खासतौर पर आस्था मुकेश अंबानी गणपति बप्पा में रखते हैं और इसकी वजह यही है कि अपने जन्मदिन के पहले पहुंचे हैं, 67वें जन्मदिन के पहले पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर। तो तस्वीरें मुकेश अंबानी ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और काफ़ी मान्यता है सिद्धि विनायक मंदिर की। और जो लोग भी मुंबई जाते हैं उनके मन में आस रहती है कि एक बार बप्पा के दर्शन पूजन कर लिए जाएं और इसी कड़ी में मुकेश अंबानी भी यहाँ पर पहुंचे।